नोटबुक सबसे पहले पेज पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमने ऑसिलेशन का डेफिनेशन पढ़े थे। रुक जाए एक मिनट, रुक, ये पेन छोटा। कि जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑसिलेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ऑसिलेशन का ग्राफ बनाया जाता है, चाहे डिस्प्लेसमेंट का हो, चाहे वेलोसिटी का, चाहे एक्सेलरेशन का, तो हमको जो ग्राफ रिसीव होता है वो साइन और कॉस का ग्राफ रिसीव होता है। अब चूंकि साइन और कॉस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है, इसीलिए ऑसिलेशन का एक और नाम क्या है? हार्मोनिक मोशन। अब अगर सिंपल ऑसिलेशन पढ़ रहे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में बोले तो SHM है। पहले पेज पे ये लिखा हुआ। दो टाइप का SHM हमको पढ़ना है, लीनियर और एंगुलर। लीनियर SHM को हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि लीनियर SHM को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। आसान भाषा में बोले तो लीनियर SHM का डेफिनेशन क्या होता है कि एक पार्टिकल है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसा SHM परफॉर्म कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर SHM। पर मैंने आपको बोला था ये डेफिनेशन आप लिख नहीं सकते हो, ये समझने के लिए अच्छी है, लिखने के लिए यू नीड अ टेक्निकल डेफिनेशन। तो उसके लिए हम लोगों ने वो ब्लॉक और स्प्रिंग का केस लेकर के स्टडी किया था, याद है? तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अपने को मिली थी वो ये थी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x को। याद है? माइनस क्यों आता है उधर? डायरेक्शन अपोजिट। रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट। हाँ, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, और जितना कम डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतना कम रिस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको एक बात और बताया था कि इसको हमेशा हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से। न्यूमेरिकल में भी याद करो, हमने देखे थे ना, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम दी मीन पोजीशन। ऑसिलेशन कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो, मीन से स्टार्ट हो रहा हो, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से नापा जाता है? मीन से ही नापा जाता है। फिर सेम वे में हमने प्रूफ किया था कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x, और इन दोनों की मदद से हम लोगों ने लीनियर SHM का डेफिनेशन लिख करके लिए थे। मैंने अंडरलाइन कराया था, आपको बोला था चाहिए तो लिख भी लो, करेक्ट है? इसी पूरे डेरिवेशन के बीच में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में स्टडी किया था, नाम था उसका फोर्स कांस्टेंट। किससे दिखाते हैं उसको? K से। यू कैन ईदर कॉल इट फोर्स कांस्टेंट और यू कैन कॉल इट स्प्रिंग कांस्टेंट। फॉर्मूला देखो उसका क्या था अपने पास, K = F/x। F मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, x डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, डायमेंशन, यूनिट सब मैंने आपको लिखा करके दे दिया था, करेक्ट है? आगे बढ़ो। फिर हम लोगों ने देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको याद है ना? जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव वाला टर्म आता है। छोटा सा डेरिवेशन था, लास्ट में इक्वेशन क्या आई थी देखो, d2x/dt² प्लस ω²x = 0 है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसमें अगर आप लोग नोटिस करोगे तो एक चीज़ और हमको नहीं मिली, ओमेगा। व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग रोटेशनल लाइनिंग में क्या बोलते थे? एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूले सारे सेम हैं जो वहाँ पर यूज होते थे, बस इधर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आता है, ओमेगा = √k/m। लिखा था मैंने वहाँ पे कहीं शायद, है ना? ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिखते बेटा? √k/m। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला। क्या आया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? A = -ω²x, यही आया था। फिर एक्सेलरेशन की मदद से हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था। तो देखो जरा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? ω √a² - x²। और फिर लास्ट में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाला था। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? x = a sin ωt + φ। इसमें ωt + φ को हम लोग फेज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। ωt + φ, इस पूरे को फेज एंगल बोलते हैं। और जो सिर्फ φ है ना, उसको इनिशियल फेज या फिर इपोक भी कहते हैं। हमने अलग अलग केस में उस φ की वैल्यू भी निकाले थे, अगर आपको याद हो। 4 केस था, मैं अगर आपको रिकैप कराऊँ तो इधर ध्यान दो। 4 केस था। पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 4 केसेस अपने पास थे। एक बार जल्दी जल्दी से याद करेंगे। अगर मीन पोजीशन पे पार्टिकल है और राइट साइड पर जा रहा है तो फाई कितना लेते हैं हम लोग? 0। वेरी गुड। एक्स का वैल्यू क्या आता है? x = a sin ωt प्लस में, याद है ना? यही पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तब फाई कितना लेते हैं हम लोग? 90 डिग्री।
90 डिग्री रेडियन में बोले तो पाई बाय 2। एक्स का क्या वैल्यू आता है प्लस ए कॉस ओमेगा टी, याद है ना। ये पार्टिकल अगर मीन पे है और लेफ्ट में जा रहा है तब फाई कितना लेते हैं 180, रेडियन में बोले तो पाई। एक्स का वैल्यू माइनस ए साइन ओमेगा टी, और ये पार्टिकल अगर नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो फाई का वैल्यू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री है ना। और एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। इन चारों के लिए मैंने आपको एक ऐसा चार्ट भी बनवा के दिया था, अगर आपको याद है, ऐसे याद है, उसको याद रखने के लिए, ठीक है ना। उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, अगर आपको याद हो तो। उस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले और निकाले थे हमने डेरिवेटिव की मदद से। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आया था अपने पास प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्सेलरेशन का आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स किया था हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था जो लास्ट लेक्चर का अपना टॉपिक था, एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम वैल्यू? एक्सट्रीम वैल्यू किसको बोलते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, आसान भाषा में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है ऑसिलेशन के टाइम पर, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू हो सकती है मिनिमम मैक्सिमम, और वेलोसिटी की क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू 0, वेलोसिटी की 0, एक्सेलरेशन की भी 0। तो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन, इन तीनों का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0। जो चीज़ याद रखने की है वो है पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू 0 होती तो है, कहाँ पर होती है? मेन पोजीशन पे। वेलोसिटी की भी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, कहाँ पर होती है? एक्सट्रीम पोजीशंस पर, दोनों एक्सट्रीम पर। एक्सेलरेशन का भी मिनिमम वैल्यू 0 होता है, कहाँ पर होता है? मेन पोजीशन पर। फिर हमने निकाले थे मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू a, सिर्फ a। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा, और एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर। अब कहाँ पर होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? a, कहाँ पर होता है? एक्सट्रीम पर। पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो प्लस है, नेगेटिव एक्सट्रीम है तो माइनस है। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा, कहाँ पर होता है? मीन पर। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर, कहाँ पर होता है? एक्सट्रीम्स पोजीशन पर, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम। करेक्ट है। और फिर इसके ऊपर बेस हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। पूरा चैप्टर अभी तक जितना मैंने पढ़ा है पूरा रिकैप हो गया, ठीक है ना, पूरा रिकैप हो गया। अभी जहाँ से हम लोगों ने स्टॉप किया था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। टेक्स्ट बुक में आएंगे सब लोग, कम टू योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 115, वहाँ से स्टार्ट करना है अपने को। पेज नंबर 115 पर आपको एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों का फॉर्मूला निकाल के दिया है और डेफिनेशन भी दिया है। सबसे पहले आपको एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन दिया है, उसको छोड़ो, मेरी तरफ ध्यान दो। किसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। किसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड? कि जब एक पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अगर आपको याद हो तो डायग्राम बनाते थे ना हम लोग, इधर ये नेगेटिव एक्सट्रीम, ये मीन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्प्लेसमेंट करके जा सकता है? देख यहाँ तक। तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। चाहे वो इस साइड पर नापो या फिर इस साइड पर ना, फर्क सिर्फ इतना होता है, यहाँ पर प्लस ए लेते हैं तो यहाँ पर माइनस ए लेते हैं। सही है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा एम्पलीट्यूड को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो हाउ विल यू डिफाइन एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। वैल्यू कितना होता है इसका? राइट साइड के लिए प्लस है, लेफ्ट साइड के लिए, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस है। देखो यही चीज़ दी है वहाँ पर। सबसे पहले आपको एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन अंडरलाइन करना है, लास्ट में दिया हुआ है। देख, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। अंडरलाइन कर लिए, वही बात लिखी है बेटा। एक पार्टिकल जब SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होता है मीन पोजीशन से, उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिफाइन एम्पलीट्यूड, डिफाइन कर लेंगे ना, ठीक है। अभी देखो x का अपने को उसी के ऊपर वैल्यू भी दिया है, उसी के ऊपर वाली लाइन दे, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, मिल गया। बस इतना याद रखो, एम्पलीट्यूड के लिए काफ़ी है। सेकेंड चीज़ क्या है बेटा? देख, टाइम पीरियड। सेकेंड चीज़ क्या है? टाइम पीरियड। इधर एक छोटी सी डेरिवेशन करना है अपने को, वो करते हैं। बोर्ड पर देखेंगे सब लोग।
टाइम पीरियड जिसको हम लोग कैपिटल टी से भी दिखाते हैं, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, हम लोग इसको पीरियोडिक टाइम भी बोलते हैं या फिर सिर्फ पीरियड भी बोलते हैं, कैपिटल टी से इसको दिखाया जाता है। ज़रा सा याद करो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टाइम पीरियड बोलते किसको है। व्हाट इज टाइम पीरियड बताओ? टाइम टेकन टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन, रेवोल्यूशन रोटेशनल डायरेक्शन, क्योंकि इधर रोटेट होता था, यहाँ पे क्या बोलेंगे ऑसिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेट होता है, करेक्ट है ना। तो यार टाइम पीरियड बोलते हैं किसको? एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने में जितना टाइम लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर पार्टिकल अपना यहाँ पर है तो एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा बताओ? ये यहाँ से उधर जाएगा, यहाँ से इधर, फिर इस साइड और फिर इस साइड, 4 सेट ऑफ मोशन करेगा वो ऐसा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो इस एक ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब बता एक ऑसिलेशन किसको बोलेंगे? ध्यान से देख, यहाँ से पार्टिकल कहाँ जाने वाला है? मीन पे, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, अब कंप्लीट हुआ एक ऑसिलेशन। क्योंकि आप स्टार्ट कहीं से भी करो, मोशन तो ऐसे ही होने वाला है ना यार, इससे हटके मोशन होगा क्या? नहीं। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यूजुअली यहाँ पे होने के बाद पार्टिकल कहाँ जाता है? रिटर्न मीन पे, और फिर वहाँ से कहाँ जाता है? लेफ्ट साइड पर। देखना इधर देख, इधर ऐसा गया, यहाँ से इधर आया, फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड पे जाएगा ना, समझ में आ रहा है? तो जब मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कैसा मोशन होगा? इधर आएगा, फिर यहाँ, फिर इधर, और फिर रिटर्न इधर, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे आ गए। तो क्या कंप्लीट हुआ? एक ऑसिलेशन। अगर मैंने बोला कि ये ऑसिलेशन यहाँ से चालू हो रहा है, मतलब हमने जब ऑसिलेशन को देखा तो फिलहाल पार्टिकल यहाँ पे था, अब बता एक ऑसिलेशन कैसा कंप्लीट होगा? कहाँ जाएगा यहाँ का पार्टिकल? मीन पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो तो मीन से निकल के यहाँ तक आया ना। कैसे होगा बोल एक ऑसिलेशन? पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहाँ पर, इधर, और फिर रिटर्न यहाँ पर। यानी कि पार्टिकल कहीं पर भी हो, एक ऑसिलेशन करके वो रिटर्न कहाँ आ जाता है? वहीं आ जाता है। इसी चीज़ को अलग तरीके से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइम पीरियड जितना टाइम गुजरने के बाद पार्टिकल वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, अपनी पुरानी हालत में आ जाता है। मैंने आपको इसको फैन की एग्जांपल से भी समझाया था, अर्थ की एग्जांपल से भी समझाया था कि अगर इसको घूमने में 4 सेकंड लग रहा है तो हर 4 सेकंड के बाद इसके पंखे का पर वापस से कहाँ जाएगा? अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन। तो अगर एक अर्थ आज यहाँ पर है तो 365 दिन के बाद वो रिटर्न कहाँ पर आएगी? वहीं पर आ जाएगी ना, यानी अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाएगी। तो टाइम पीरियड हम लोग किसको बोलते हैं बेटा? जितने टाइम में पार्टिकल अपनी वापस से इनिशियल स्टेट पर आ जाए। तो आप टाइम पीरियड को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। टाइम पीरियड को हम लोग कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? 2 तरीके से। पहला आपको ऑलरेडी पता है, क्या? एक ऑसिलेशन करने में लगने वाला टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन, ये पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम के बाद पार्टिकल रिटर्न से कहाँ पर आ जाएगा? बोल अपनी इनिशियल स्टेट पर, पहले वाली हालत पर आ जाएगा, जहाँ था वहीं आ जाएगा। लाइक अगर पार्टिकल को यहाँ से इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर, ये पूरा मोशन करने में 5 सेकेंड लग रहे हैं, तो यहाँ से ये पूरा मोशन करके रिटर्न इधर आने में भी कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड ही लगेगा। टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड ही रहेगा, 5 सेकंड ही रहेगा। आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करो, पार्टिकल जहाँ भी है 5 सेकंड के बाद वो पार्टिकल रिटर्न उसी हालत में वहीं पर आ जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से क्या है? तो हम लोग टाइम पीरियड को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? 2 तरीके। पहला, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन। दूसरा, टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अब आपको जो डेफिनेशन दी हुई है उस पर ध्यान देंगे सब लोग। टाइम पीरियड का क्या डेफिनेशन दिया है? देखो पहली लाइन में आपको डेफिनेशन दिया है, टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ SHM। मिल गया बेटा? तो एक डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे दी है, दूसरी वाली डेफिनेशन दी हुई है क्या? नहीं। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा है अगर आपको याद रखना है आप इसी डेफिनेशन को याद रखो। तो फिर सर दूसरी डेफिनेशन के पीछे पड़े क्यों? जान दो ना, एक ही याद रखते हैं हम लोग। असल में डेरिवेशन में दूसरी डेफिनेशन काम आने है, इसीलिए मैं दूसरी डेफिनेशन भी आपको बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन आया है डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये क्वेश्चन है। आप ये डेफिनेशन लिख दोगे, बात खत्म है, हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर भी मैं दूसरी डेफिनेशन आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वो किधर काम आने वाली है? आगे आने वाली डेरिवेशन में काम आने। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा? पहली डेफिनेशन आप टेक्स्ट बुक से उतारेंगे, डेफिनेशन नंबर 1, ये आप टेक्स्ट बुक से उतार लेंगे जो आपने अभी अंडरलाइन कर लिया, ठीक है ना। वो टाइम पीरियड का पहली डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अभी सेकंड डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार देखेंगे यहाँ पर कि क्या है सेकंड डेफिनेशन, आप लोग बताओ।
वो टाइम जितने टाइम में पार्टिकल वापस से किधर आ जाए, अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाए। तो इधर ध्यान से लिखना बेटा, टाइम टेकन या फिर रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM to come back to its initial state। एकदम आसान भाषा में लिख दिया जाए, टाइम टेकन रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, एक पार्टिकल जो SHM कर रहा है उसके जरिए लगने वाला टाइम किस चीज के लिए, टू कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आने के लिए, मोशन करके अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आने के लिए। तो इधर जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसी टाइम रिक्वायर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल टाइम पीरियड। तो दो डेफिनेशन अपने पास टाइम पीरियड का आ गया, एक जो आपने भी अंडरलाइन किया, दूसरा ये मैंने आपको दे दिया। अब हमको करना क्या है सर, टाइम पीरियड का हमको निकालना है फॉर्मूला। टाइम पीरियड का क्या निकालना है बेटा हमको, फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, इधर देख, T इज इक्वल टू 2π/ω, याद है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, T फॉर टाइम पीरियड, 2π कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कुछ नया नहीं अपने लिए। इसी फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करने वाले एक अलग तरीके से, यही फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं एक अलग तरीके से। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है डिराइव द वैल्यू या फिर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, क्या बोला फिर से सुन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, तो आपको ये डेरिवेशन करना है जो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। समझ आया अच्छे से। तो डेरिवेशन में मैंने आपको क्या बोला है, सेकंड डेफिनेशन काम आने वाली। क्या बोलती है सेकंड डेफिनेशन, वो टाइम जितने टाइम के बाद हमारा पार्टिकल रिटर्न से किधर आ जाए, अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए। तो अब एक बात जरा बहुत ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी मोशन में पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट की स्टेट को, ऑब्जेक्ट की हालत को हम लोग हमेशा उसकी इक्वेशन की मदद से दिखाते हैं। किसकी मदद से दिखाते हैं, बोल, इक्वेशन की मदद से। कोई भी मोशन बिना इक्वेशन के आप रिप्रेजेंट करोगे क्या, नहीं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वेशन। एग्जांपल दूं आपको, 11th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े, 11th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े, जो यहाँ पे थे उनको तो मैं नहीं पढ़ाया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में याद करो हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी होती है, जो रास्ता वो फॉलो करता है, वो एक पैराबोला होता है। याद है ना, प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी कैसा होता है, पैराबोला होता है। उसका हमने एक इक्वेशन भी निकाला था, y = ax + bx², याद है कि नहीं। तो प्रोजेक्टाइल के रास्ते को या प्रोजेक्टाइल की हालत को दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, इक्वेशन, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट का जो अपने को फॉर्मूला आया है, क्या है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, x = a sin ωt + phi, ये भी क्या इक्वेशन ही है ना। इस इक्वेशन से आपको पार्टिकल की हालत ही पता चलेगी और कुछ नहीं पता चलेगी। देख मैं बताता हूँ कैसे। ए तो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, लाइक ऑसिलेशन हो रहा है। अगर ए की वैल्यू 5 है तो जब तक ऑसिलेशन होते रहेगा ए कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। अगर डैम्पिंग नहीं हो रही तो, याद है ना, डैम्पिंग होती तो क्या होते जाता है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने। डैम्पिंग को छोड़ दो। तो अगर डैम्पिंग नहीं हो रही तो एम्पलीट्यूड 5 है तो 5 ही रहेगा। ओमेगा भी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ओमेगा भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। कौन सी दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखना है, टी और फाई। अब बात करते हैं फाई की, वो भी फिक्स है। अगर आपने ऑसिलेशन को मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हुए देखा है, मीन से स्टार्ट हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो फाई कितना लेते हैं हम लोग, 0। याद है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 90, वो भी फिक्स है। समझ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फाई को कितना लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। अब बचा सिर्फ कौन, टाइम। अब मुझे बताना, जैसे जैसे ऑसिलेशन आगे बढ़ेगा, ध्यान से देखना, पार्टिकल पहले यहाँ पे था, टाइम 0 था, पार्टिकल थोड़ा आगे गया, अभी भी टाइम 0 रहेगा, टाइम चेंज होगा ना। तो यहाँ पे समझ, यहाँ से इधर आने में टाइम लगा 0.5 सेकेंड, तो ये टी की जगह आप क्या रखोगे, 0.5। पूरा सॉल्व करोगे आपको यहाँ तक के एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ, पार्टिकल इधर आया, 2 सेकेंड लगा उसको, तो यहाँ पे टी की जगह 2 रखोगे, पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ तक के एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो असल में ये इक्वेशन पार्टिकल किधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इधर है, वही बता रहा है ना आपको। कहाँ पर है ये बता रहा है, मतलब पार्टिकल का पोजीशन या पार्टिकल का स्टेट बता रहा है। तो वही चीज़ तो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। किसी भी पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, किसी भी पार्टिकल जो कि मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, इक्वेशन से। उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बोल, इक्वेशन से। फिर से एक बार मैं अपने आप को रिपीट कर रहा था, ध्यान से सुन।
कोई भी पार्टिकल जो मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी क्या हालत है, वो किधर पर मौजूद है, उसकी क्या स्टेट है, उसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, इक्वेशन से। अब मैंने आपको अभी जस्ट डेफिनेशन क्या बताया, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम के बाद पार्टिकल वापस से अपनी पहले जैसी स्टेट पे आ जाए। और मैंने आपको टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, क्या है बोल, 2π/ω। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूँ। अगर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये थी, मतलब शुरुआत में पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, ये, सर ये पोजीशन कैसे हो सकती है, अरे तो बेटा वही तो समझा रहा हूँ, इक्वेशन ही क्या दिखाती, पोजीशन या फिर स्टेट दिखाती है कि नहीं। तो पार्टिकल का इनिशियल स्टेट किससे दिखाया जा रहा है, इस इक्वेशन से। अब अगर मैंने ये चीज प्रूफ कर दिया कि इतना टाइम ऐड करने के बाद, कितना टाइम, 2π/ω, इतना टाइम ऐड करने के बाद पार्टिकल की इक्वेशन रिटर्न से क्या आ गई, यही आ गई। मतलब इतने टाइम के बाद पार्टिकल अपनी वापस से पहले वाली पोजीशन में आ गया, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि इतने टाइम के बाद पार्टिकल अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जा रहा है, मतलब यही कौन सा टाइम है, टाइम पीरियड। कुछ समझ में आ रहा है कैसे लिंक जोड़ रहे हैं हम लोग, कुछ समझ रहा है। फिर एक बार रिपीट करूंगा लास्ट टाइम, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो सब लोग, नजर हटी दुर्घटना घटी, सब इधर ध्यान नहीं। टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या बताया मैंने आपको, ये सेकंड वाला, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम के बाद पार्टिकल वापस से कहाँ आ जाए, अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाए। फिर दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि किसी भी पार्टिकल जो कि मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके स्टेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन से। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, बोल 2π/ω। ये चीज अपने को प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला होता है। तो कैसे प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देख, ये उसका इनिशियल स्टेट है, इक्वेशन। मैंने क्या किया, टाइम में इतना टाइम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और मैंने देखा अगर इतना टाइम ऐड करने के बाद भी इक्वेशन सेम ही आ रही है, मतलब इतने टाइम के बाद पार्टिकल वापस से कहाँ आ जा रहा है, अपनी इनिशियल स्टेट में। और जितने टाइम के बाद पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर इतना टाइम ऐड करने के बाद पार्टिकल वापस से सेम इक्वेशन दे देता है, सेम स्टेट पे आ जाता है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो टाइम है किसको दिखा रहा है, टाइम पीरियड को दिखा रहा है। कैसे प्रूफ करना है समझा बेटा, हमको बस ये प्रूफ करना है कि इतना टाइम ऐड करने के बाद इक्वेशन वापस से यही आएगी। फिर बोल रहा हूँ, हमको बस ये प्रूफ करना है कि इतना टाइम ऐड करने के बाद इक्वेशन वापस से यही आई। अगर इतना टाइम ऐड करने के बाद इक्वेशन वापस यही आ जाती तो प्रूफ हो जाएगा कि इतने टाइम के बाद पार्टिकल वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गए। और ये प्रूफ हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो टाइम है वही असल में क्या है, टाइम पीरियड। स्टार्ट करूँ, समझ में आया सबको, सब लोग ध्यान से देखेंगे। लेट इनिशियल state of a particle, ऐसे देखा, initial state of a particle performing SHM is represented by x is equals to a sin omega t plus phi। तो इनिशियल स्टेट को मैंने इस इक्वेशन से दिखा दिया, सही है, ठीक है ना। अब अगर इतना टाइम ऐड करने के बाद वापस से यही इक्वेशन आ जाती तो प्रूफ हो जाएगा कि ये कौन है, टाइम पीरियड। देखते हैं कैसे करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये इक्वेशन आपने दिखाई है, बताओ मोशन अभी जो स्टार्ट हो रहा है कि थोड़े टाइम पहले स्टार्ट हो चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है या कुछ टाइम पहले स्टार्ट हो चुका है। हाँ, जस्ट स्टार्ट हुआ है, ओके, हो चुका है। मैंने क्या बोला था, जब कभी भी मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, अब भी स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर हम लोग टाइम को क्या लेते हैं, जीरो। अगर यहाँ पे टाइम जीरो होता तो ये पूरा हट ही जाता ना, पूरा जीरो हो जाता ना ये। पर यहाँ पर टाइम की वैल्यू कुछ तो भी है, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है वो। मतलब ऐसा समझो, यहाँ से चालू हुआ था पार्टिकल, पर हमने उसको स्टडी करना यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ पे कहीं है पार्टिकल, तो x का क्या इक्वेशन है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो टाइम को हमेशा नापा कहाँ से जाएगा, जहाँ से शुरू हुआ था। शुरू कहाँ से हुआ था, वो यहाँ से शुरू हुआ था, तो टाइम हमेशा नापा कहाँ से जाएगा, यहीं से नापा है। तो बता यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, उसको देख, t। कितना टाइम लगा बेटा, t। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, और इतना टाइम ऐड कर दो तो वापस से इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेम। तो जरा ध्यान से देखना, आफ्टर फर्दर, ध्यान से देखा, आफ्टर फर्दर 2π/ω टाइम, इतने टाइम और जाने के बाद अब जो नया टाइम रहेगा वो क्या रहेगा बताना। नया टाइम जो रहेगा वो क्या रहेगा बताना। ऐसा नहीं समझ रहे तो वैल्यू से समझो। समझ, ये जो 2π/ω जो कि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की वैल्यू समझ 5 सेकंड। टाइम पीरियड कितना है रे, 5 सेकंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
यहाँ पे 0 सेकंड था क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा है? 1 सेकंड। अब यहाँ से मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ और 5 सेकंड के बाद पार्टिकल मेरा किधर आ जाएगा? बोल यहीं पे आ जाएगा ना। और 5 सेकंड के बाद पार्टिकल किधर आ जाएगा? रिटर्न यहीं पे आ जाएगा। पर आप टाइम को 5 सेकंड नहीं लोगे। स्टार्ट हुए कितना टाइम हो चुका है उसको? 1 सेकंड यहाँ का, अब 5 सेकंड है जो पूरा रिपीट हुआ, टोटल कितना टाइम हो गया? 6 सेकंड। अब समझ दूसरा ऑसिलेशन भी इसने कंप्लीट कर दिया और एक बार कंप्लीट कर लिया। अब टाइम कितना होगा? बोल, पहले का 1, फिर 1 कंप्लीट करने के लिए 5, फिर दूसरा कंप्लीट करने के लिए 5, कितना हो गया? 11 सेकंड। पार्टिकल कहीं भी हो, टाइम हमेशा कहाँ से नापा जाता है? जहाँ से शुरू हुआ। लेक्चर आधा घंटा पहले शुरू हुआ है, अब कोई बच्चा अभी आ रहा है क्लास में और आधा घंटा बैठता है तो उसके लिए तो लेक्चर आधे घंटे का ही हुआ है ना। पर जब कोई पूछेगा लेक्चर चालू हुए कितना टाइम हो गया, तो खड़े होकर आधा घंटा बोलेगा क्या? वो क्या बोलेगा? 1 घंटा ना, क्योंकि टाइम हमेशा नापेंगे कहाँ से हम लोग? यहाँ से शुरू हुआ है। तो मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। सही है। तो यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लगा, फिर पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 5 सेकेंड लगा। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा बेटा कितना टाइम हो गया स्टार्ट हो गया, तो आप क्या बोलोगे? 6 सेकेंड। ये पूरे 5 में ये शुरू का 1 क्या करोगे? ऐड। तो सेम ऑलरेडी मोशन कितना टाइम पास कर चुके थे? t। अब हम लोग उसमें ऐड कितना टाइम कर रहे हैं? 2 पाई बाय ओमेगा। पर मैं जब आपसे पूछूंगा बेटा टोटल टाइम कितना हुआ है, तो आप 2 पाई बाय ओमेगा बताओगे क्या? उसमें शुरू का t क्या करके बताओगे? ऐड करके। तो नया टाइम हम लोग क्या लेंगे? t तो ऑलरेडी गुजर चुका था टाइम प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, ये नया टाइम। अगर इतना टाइम लेने के बाद वापस से सेम इक्वेशन आ गई, मतलब पार्टिकल कहाँ आ चुका है? इनिशियल स्टेट पे आ चुका है। चलो ऐड करके देखते हैं फिर इसको। सब लोग ध्यान से देखना, ये टी की जगह पे अब हम लोग क्या रखेंगे? देख, टी की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? देख, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा। टी की जगह पर क्या आएगा? टी की जगह पर क्या आएगा? टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 5। सही है। आप ध्यान से देखना बेटा, x इज इक्वल्स टू ए साइन, इसको अंदर लेके आते हैं, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, आगे क्या बच गया? प्लस 5। तो दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू ए साइन, ध्यान से देखा, x इज इक्वल्स टू ए साइन, क्या क्या बचा इधर? 2 पाई ओमेगा टी 5। मैं क्या कर रहा हूँ? इस 2 पाई को पहले लिख रहा हूँ, चलेगा। फिर आगे मैं लिख रहा हूँ इस ओमेगा टी को, और फिर मैं लिख रहा हूँ इस 5, चलेगा ना? 2 पाई ओमेगा टी 5, इन दोनों को एक साथ ले लो, इसको अलग ले लो। जब भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब के साथ अंदर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई आता है, या पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 ये सब आता है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? अलाइड एंगल का फॉर्मूला। रूल याद है? ऑलरेडी मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ, फिर एक बार पढ़ा रहा हूँ। क्या रूल था? अगर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई ये सब रहेगा तो जो है वही आएगा, और आगे का जो एंगल है वो रिपीट होगा। खाली ध्यान हमको किस में रखना होता है? साइन डिसाइड करने में, प्लस या माइनस। वो कैसे डिसाइड करते हैं? ऑल साइंस टीचर क्यूट, याद है ना? ऑल STC चेक करते, जरा इधर देखेंगे सब लोग। ये x ऐसी रहेगा, a ऐसी रहेगा, ये वाला जो एंगल है 2 पाई के बाद का वो एंगल भी ऐसे ही रहेगा। 2 पाई है ना बेटा, तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई ये सब आता है, तो जो है वही रहे। तो साइन है तो साइन ही आएगा। अब डिसाइड करते हैं प्लस लेना है या माइनस लेना है। यहाँ पे कितना एंगल होता है? 0, इधर 90 पाई बाय 2, इधर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाय 2, और रिटर्न घूम के आगे तो 2 पाई। इधर क्या है देख? 2 पाई प्लस, 2 पाई प्लस मतलब आगे जाना है, 2 पाई माइनस होता तो पीछे आते, 2 पाई प्लस है मतलब आगे जाएंगे। आगे के कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सब पॉजिटिव होते, तो साइन भी क्या रहेगा? तो इतना टाइम ऐड करने के बाद नई इक्वेशन क्या मिली है? x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इनिशियल इक्वेशन क्या थी? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। मतलब इतना टाइम ऐड करने के बाद इक्वेशन फिर से क्या आ गई? सेम। यानी कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद स्टेट वापस से कैसा हो गया? इनिशियल। और जितने टाइम के बाद वापस से इनिशियल स्टेट आ जाता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। मतलब ये क्या दिखा रहा है? टाइम पीरियड। समझा अच्छे से? तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ तो आगे देख कैसे लिखेंगे। यहाँ सब लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज हुआ है, याद रखना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे और इस सर ने अचानक से 2 पाई कैसा हटा दिए। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ इधर? अलाइड एंगल का। चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख के ले लो साइड में। साइन
2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर यूज हुआ, साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, अब इधर ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या दिख रहा है हमको, इट इज क्लियर दैट आफ्टर टाइम इंटरवल, कितना टाइम ऐड किए थे बेटा, कितना टाइम ऐड किए थे, देख 2 पाई बाय ओमेगा, आफ्टर टाइम इंटरवल 2 पाई बाय ओमेगा पार्टिकल comes back to its initial state। मुझे कैसे पता चला कि पार्टिकल इनिशियल स्टेट पे आ गया, क्योंकि इतना टाइम ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आई वो पहले वाली इक्वेशन से एकदम सेम है, मतलब कि पार्टिकल वापस से कहाँ आ चुका है, अपनी इनिशियल स्टेट पे, क्योंकि इक्वेशन किसको दिखाती है, स्टेट को। अगर इक्वेशन सेम आ रही मतलब स्टेट सेम, तो इतना टाइम ऐड करने के बाद पार्टिकल वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पे कम बैक कर चुका है। तो जितने टाइम के बाद पार्टिकल वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाए उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इधर लिखेंगे दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा रिप्रेजेंट्स, बोलो, रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि कैपिटल टी का क्या फॉर्मूला है बेटा, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। कैसे प्रूव किया समझा। अब इसको थोड़े से मॉडिफाई करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसको। सबसे पहला मॉडिफिकेशन यहाँ पर देख लेंगे सब लोग, ओमेगा का हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखे थे शुरू में, अंडर रूट के बाय एम लिखे थे। व्हाट इज दिस, के फोर्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो ओमेगा की जगह ये रख सकते हो कि नहीं, रख सकते हैं, रखो। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा की जगह पर क्या जगह बोल, अंडर रूट के बाय एम। एक इधर ध्यान दे, ये अपॉन के नीचे अंडर रूट के बाय एम है ना, अपॉन के ऊपर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, के बाय एम का क्या हो जाएगा, एम बाई की। तो नया फॉर्मूला क्या गया, 2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर गया तो एम बाई के। सेकेंड फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले मिल गए टाइम पीरियड के, 2। ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला और निकाल के दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ बेटा, एक फॉर्मूला और निकाल के दे रहा हूँ ये वाली इक्वेशन की मदद से। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3, 1 और 2 हो गया था ना, हाँ, इसको बोलता है इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में के बाय एम दिख रहा है आपको, तो इधर ध्यान से देखना, कंसीडर के बाय एम। किसको कंसीडर कर रहा बेटा मैं, के बाय एम को। व्हाट इज के, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है ना अपने पास, क्या फॉर्मूला है फोर्स कांस्टेंट का बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो के की जगह रख दो एफ बाय एक्स अपॉन एम, सही है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये एफ बाय एक्स को ऐसे रहने देते हैं, इस m के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये m बाय 1 है ना, ऊपर जाएगा तो 1 बाय m। अब जहाँ पर फोर्स आ रहा है वहाँ पे न्यूटन चीज़ें अपने आप आ जाते हैं। व्हाट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला, सेकेंड्स लॉ के मुताबिक फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह रख दो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू 1 डिवाइड बाय x इंटू एम। कुछ दिख रहा है, ऊपर भी m नीचे भी m, कैंसिल। नोटिस कर के बाय एम की क्या वैल्यू आ रही है, नोटिस कर के बाय एम की क्या वैल्यू आ रही है, a इंटू 1 a डिवाइड बाय x, क्या वैल्यू आ रही है, a बाय x, क्या वैल्यू आ रही है, a बाय x। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 में रखेंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा इक्वेशन 3, देख, t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट, कौन है नीचे, a बाय x, कौन है बोल, a बाय एक्स। अब इसी को दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, इसी को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पहला तरीका, t को ऐसे रहने दे, 2 पाई को ऐसे रहने दे, ये a बाय एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो x बाय, तो a बाय एक्स अंडर रूट में है, ऊपर जाएगा तो x बाय a, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर देख ऐसा भी लिख सकते हैं। ध्यान से देख, t को ऐसे रहने दे, 2 पाई को ऐसे रहने दे, डिवीजन अंडर रूट, सब कुछ ऐसे ही। ये a बाय एक्स जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको वर्ड के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं, वर्ड के फॉर्मेट में। कैसा लिखेंगे, व्हाट इज a, एक्सेलरेशन, a कौन है बेटा, एक्सेलरेशन, डिवीजन आ गया मतलब पर यूनिट, कौन है नीचे, x मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो a बाय एक्स को वर्ड्स में कैसा लिखा मैंने, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 फॉर्मूले आपके पास टाइम पीरियड के आ चुके हैं। कितने फॉर्मूले आ गए अपने पास बोल, 4।
पहला फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा, दूसरा फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तीसरा फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई ए, और आखिरी फॉर्मूला 2 पाई बाय अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। आगे जब हम लोग एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये इक्वेशन काम आएगी, याद रखना इसको। 2 पाई बाय अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये 4 फॉर्मूला टाइम पीरियड का है। तो मैं क्या करूँ, चारों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ। देख, टाइम पीरियड के 4 फॉर्मूले, पहला 2 पाई बाय ओमेगा, दूसरा बोलो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ना रे एम बाई के, तीसरा 2 पाई अंडर रूट बोलो एक्स बाई ए, और आखिरी 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गए आपके टाइम पीरियड के चारों फॉर्मूले। तो एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया। आखिरी चीज़ जो हमको स्टडी करना है, व्हाट इज़ दैट, फ्रीक्वेंसी। आखिरी चीज़ क्या पढ़ना है बेटा अपने को, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे दिखाते हैं, एन से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आसान भाषा में अगर फ्रीक्वेंसी आपको समझना है तो फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है। 1 सेकंड में, जैसे मिसाल के तौर पर फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 1 सेकंड के अंदर ही 2 ऑसिलेशन हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी 0.5 है, मतलब 1 सेकंड में आधा ऑसिलेशन है। 0.5 मतलब 1 का आधा ना। फ्रीक्वेंसी 0.25 है, मतलब 1 सेकंड में पाव क्वार्टर ऑसिलेशन हो जा रहा है, 25% कंप्लीट हो जा रहा है। अब फ्रीक्वेंसी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। पहले भी बता चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, कितना ऑसिलेशन हुआ है कितने टाइम में। करेक्ट है, देख डेफिनेशन ये दिया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम हेडिंग मिली, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम हेडिंग मिली, क्या लिखा है देख, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। वही सेम डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और फिर उसके बाद देख पर यूनिट टाइम, सेम चीज़ लिखी है कि नहीं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए। किसका डेफिनेशन हो गया वो, फ्रीक्वेंसी का। अब इधर देख, तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन मिला है मुझे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन मिला है। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, बेटा पर यूनिट को कैसे लिखते हैं हम लोग, अपॉन नीचे कौन है, टाइम। तो अगर मैंने टाइम को कैपिटल टी लिया, टाइम को कितना लिया, कैपिटल टी, मतलब कौन, टाइम पीरियड। किसको बोलते हैं टाइम पीरियड, पहला वाला डेफिनेशन बता, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, एक ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम। तो कैपिटल टी टाइम कितने ऑसिलेशन को लगता है, एक ऑसिलेशन। तो अगर टाइम टी लिया गया तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हुआ होगा, 1 ना, क्योंकि कैपिटल टी टाइम में कितना ऑसिलेशन होता है, एक ऑसिलेशन। तो टाइम की जगह कैपिटल टी रख दो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन की जगह 1 रख दो, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t। फ्रीक्वेंसी का पहला फॉर्मूला। इससे एक बात समझ में आ रही है, टाइम पीरियड का उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलती है, रेसिप्रोकल। 1/t टाइम पीरियड का उल्टा है ना, तो फ्रीक्वेंसी के भी 4 फॉर्मूले आएंगे। ये टाइम पीरियड के कितने फॉर्मूले हैं, 4, तो फ्रीक्वेंसी के भी 4 फॉर्मूले आएंगे। खाली करना क्या है, उन चारों फॉर्मूलों को रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना, फ्रीक्वेंसी का 4 फॉर्मूला बन जाएगा। तो देख फ्रीक्वेंसी का पहला फॉर्मूला बोलो तुम लोग, n = ω/2π। दूसरा फॉर्मूला 1/2π, उल्टा करो पूरे को, 2π की जगह क्या आ जाएगा, 1/2π, और अंडर रूट m/k की जगह क्या आएगा, k/m। तीसरा फॉर्मूला 1/2π अंडर रूट a/x। आखिरी फॉर्मूला 2π की जगह क्या आएगा बोल, या उल्टा लिखना है इसको, अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2π। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर वो जो पूरा पेज आपको दिया हुआ है फिनिश हो गया। 3 चीज़ें पढ़े हमने, क्या क्या, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन अंडरलाइन किया, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। क्या वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड की, +-a। राइट एक्सट्रीम के लिए प्लस है, लेफ्ट एक्सट्रीम के लिए माइनस है। टाइम पीरियड का आपने डेफिनेशन एक अंडरलाइन किया, एक मैंने लिख के दिया, पूरा डेरिवेशन करके 4 फॉर्मूले निकाले। कितने, 4, ये रहे चारों फॉर्मूले। फ्रीक्वेंसी का आपने डेफिनेशन अंडरलाइन किया, उसके भी कितने फॉर्मूले निकाले हमने, 5। ये भी तो एक फॉर्मूला है ना n = 1/t। तो फ्रीक्वेंसी के कितने फॉर्मूले अपने पास, 5। ये रहे सारे फॉर्मूले। एकदम अच्छे से समझा, ये पूरा लिखो फिर आगे का पढ़ेंगे। राइट इट आउट। मिला।
उसको थोड़ा अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ मैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। आगे आप पेज भी नहीं, वो भी उसके साथ ही पढ़ेंगे हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सारे क्वेश्चन पॉसिबल है उससे करने का। इधर सुनो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या नाम लिखा है टॉपिक का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। मतलब कि एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, हमको उसके मोशन को ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करना है। किसके जरिए, ग्राफ। 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को। अगर आपको थोड़ा भी याद हो, आप इतने सालों से ग्राफ इस्तेमाल करते हो, ग्राफ में 2 एक्सेस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जब भी ग्राफ बनाना होता है तो कोई तो एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लेनी पड़ती है और कोई तो एक क्वांटिटी वाई एक्सिस पे लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम, सेकेंड टाइम में वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम, और थर्ड टाइम में वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन लेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों का ग्राफ हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बनाना है। समझ अच्छे से। तो 3 ग्राफ बनेंगे। अब कितने केसेस के बनेंगे, तो टोटल 4 केसेस के। कितने केसेस के, 4। आपको टेक्स्ट बुक में 2 केस का दिया है, देख पहले 3 ग्राफ एक साथ है, फिर उसके बाजू में 3 ग्राफ एक साथ है, मिला। तो सर आप तो 4 केस बोल रहे हो, वो 4 केस याद है, मैंने आपको पढ़ाया था। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, पहला केस। दूसरा, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। तीसरा, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। चौथा, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम। ये 4 केस के ग्राफ है। आपको 2 का ग्राफ दिया है, कौन कौन सा सुनो। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसका ग्राफ दिया है, और पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसका ग्राफ दिया है। बस। तो कौन से 2 का नहीं दिया है, मीन पोजीशन से नेगेटिव पे जा रहा है उसका ग्राफ नहीं दिया है, और नेगेटिव से आ रहा है उसका ग्राफ नहीं दे रहा है। सर पूछेगा कौन सा, ज़्यादातर जो 2 दिया है ना उसी में से एक पूछता है ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 2 नहीं दिया है वो 2 नहीं पूछ सकता। आपकी नसीब बहुत अच्छी रहेगी तो वो भी पूछ सकता है। समझ में आ रहा है। तो सुनो ज़रा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे तो ये ग्राफ सब लोग फटाफट पढ़ा के रट्टा मारा के आगे बढ़ जाते हैं, ट्रिक से पढ़ा करके। हम लोग सीखेंगे कैसे बन रहा है ग्राफ। 2 केसेस के ग्राफ जो आपको दिए वो मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ, आप भी बनाओगे। जो बचे हुए 2 केसेस है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा उसको बनाना कैसे है, वो सिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन उसको प्रॉपर बना के आपको घर से लाना है। करेंगे। टोटल कितने केसेस है, 4। 2 का ग्राफ एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझा कर बना कर दे रहा हूँ मैं आपको। बचे हुए 2 का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं आपको, बस लिखाऊंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं, वो आपको घर से करके लाना है। करेंगे ना। जो 2 मैं करा रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी का 2 आप आसानी से कर लोगे, मेरी गारंटी। एकदम आसान है, कोई उतना मुश्किल नहीं। समझ में आ रहा है। कुछ बातें जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको याद होगा, मैंने शुरू में भी बताया था कि जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने को क्या मिलता है, वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज़ हमको यहाँ पर काम आने वाली है। दूसरा, वो जो इक्वेशन मैंने आपको याद कराया था, मीन पोजीशन पे पार्टिकल है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एक्स का क्या इक्वेशन आता है, एक्स इज इक्वल्स टू, नहीं 5 होता है, इक्वेशन क्या आता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। पॉजिटिव से स्टार्ट किया तो ए कॉस ओमेगा टी, मीन से स्टार्ट हुआ नेगेटिव में गया तो माइनस ए साइन ओमेगा टी, और नेगेटिव से स्टार्ट किया तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये 4 इक्वेशन आपको याद होना चाहिए और ये 3 बातें आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करूँ ग्राफ बनाना, कैसे मैं बना रहा हूँ सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। और ये ग्राफ आपको बहुत सफाई से एकदम अच्छे से बनाना चाहिए, तो पूरा एक पेज यूज़ करो, क्योंकि 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी आता है इस पर। समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊँगा, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे, टेबल वगैरह बनाएंगे। देखो आप लोग 10th में ग्राफ बनाते थे तो उसके लिए टेबल लगता था ना, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसा एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या है, हम लोग कौन से टॉपिक को स्टार्ट करें बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। अच्छा, यहीं पे वो बात भी क्लियर होगी जो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि ऑसिलेशन को एसएचएम बोलते क्यों है, क्योंकि इसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनता है, साइन और कॉस का ग्राफ। तो अभी आप देखो ग्राफ बनेगा। साइन का ग्राफ कैसा दिखता है, याद है ना, ऐसा 0 से स्टार्ट हो गया, ऐसा, या तो ऐसा या फिर ऐसा,
ये साइन का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसा बनता है? वो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, ऐसा या फिर ऐसा। ये कॉस के ग्राफ है, ये साइन के ग्राफ। साइन का ग्राफ हमेशा 0 से चालू होता है, कॉस का ग्राफ या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से या तो नेगेटिव एक्सट्रीम से। तो अभी आप देखोगे ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखना बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम टॉपिक का नाम है। पहला कंडीशन हम लोग कर रहे हैं, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम, बोलो, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है पार्टिकल और किस तरफ जा रहा है बेटा? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो इस कंडीशन में आपको याद होगा फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0, और एक्स का वैल्यू क्या आता है? ए साइन ओमेगा टी। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। ये किसका वैल्यू आ गया? बोल, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी का वैल्यू इसी की मदद से। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसा आता है? देख, डेरिवेटिव लेके, किसके रिस्पेक्ट से? टाइम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे? देख, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt, ऐसे लिखते हैं ना। a कांस्टेंट है बेटा, तो उसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, उसको बाहर रहने दो। साइन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कौन है? t। जो नीचे आता है वो वेरिएबल होता है ना। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? t। इधर साइन के साथ सिर्फ t होता, तो साइन t का डेरिवेटिव क्या लेते? कॉस t। पर इधर साइन के साथ t नहीं है, ओमेगा t है, तो आपने साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा t लिख दिया। लेकिन t की जगह कुछ अलग सा आया ना, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओमेगा t के डेरिवेटिव से क्या करेंगे? बोल, कौन सा रूल है? चेन रूल। वेरी गुड। फिर एक बार समझा रहा हूँ। a कांस्टेंट था, ऐसे रहेगा। साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। अब अगर यहाँ पे सिर्फ साइन t होता तो हम लोग डेरिवेटिव क्या लिखते? कॉस t। और उधर t नहीं है, क्या है? ओमेगा t। तो जब भी वेरिएबल की यहाँ पर कुछ अजीब सा आएगा, जैसे t की जगह पर ओमेगा t आ गया, t की जगह पर ओमेगा t प्लस फाई आ गया, t की जगह पर फाई t आ गया, कुछ भी अजीब सा आएगा, तो जो अजीब सा आया है उसके डेरिवेटिव से क्या करने का? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर t की जगह क्या है? ओमेगा t, तो उसके डेरिवेटिव से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा बेटा? देख, a ऐसे ही रहेगा, कॉस ओमेगा t भी ऐसे ही रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1 आएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आता है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1 आएगा। तो ये ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू a ओमेगा, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बेटा dx बाई dt क्या होता है? देख, वेलोसिटी। तो ये मुझे किसका फॉर्मूला मिल गया? डिस्प्लेसमेंट था मेरे पास, क्या आ गया? वेलोसिटी। अभी किसकी बारी? एक्सेलरेशन की। कैसे निकालेंगे? फिर से वेलोसिटी को वापस डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसा लिखेंगे इसको? dv बाय dt। a कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, वेरी गुड, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी। पर टी की जगह पर कौन आया? ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी किए थे ना ऊपर, ओमेगा टी का डेरिवेटिव कौन आता है? ओमेगा, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव यहाँ पे भी क्या आएगा? ओमेगा है। मल्टीप्लाई करो सबको, प्लस माइनस माइनस, ए इंटू ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। डी बाई डी टी क्या रहता है? एक्सेलरेशन। तो क्या क्या मिल गया अपने को? देख, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आप चाहे तो इन तीनों को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वहाँ पे देख डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। पेज नंबर 118 पे टेबल के ऊपर पढ़ो, एक्स, वी और ए तीनों का वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया है, पर आपको पता होना चाहिए वो आया कहाँ से आया, समझा? अब हमको बनाना है टेबल। व्हाट वी हैव टू डू? टेबल। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं उसमें y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रहेगा, x एक्सिस पर कौन रहने वाला है? टाइम। तो टेबल में हम लोग सबसे पहला कॉलम किसका रखेंगे बेटा? टाइम का। तो सबसे पहली रो में मैं टाइम ले रहा हूँ, सबसे पहली रो में क्या ले रहा हूँ बेटा? मैं टाइम। फिर दूसरी रो में लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, तीसरी रो में लेंगे वेलोसिटी, चौथी रो में लेंगे एक्सेलरेशन। अब बस ये टेबल भरना है, ग्राफ बन जाएगा। अब टाइम कौन कौन सा लूँ? तो टाइम को याद रखने के लिए ट्रिक देखो,
t/4 लेने का, क्या लेने का बेटा, टाइम पीरियड का क्वार्टर t/4, और इसको लाइन से मल्टीप्लाई करने का। किससे मल्टीप्लाई करने का, पहले 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो आपको टाइम मिलते जाएगा। करो एक एक करके। 0 इंटू t/4 कितना आएगा, 0, तो पहला टाइम क्या आ गया, 0। 1 इंटू t/4 t/4, 2 इंटू t/4, तो ये 2 से 4 कटेगा, 2 2 ज़ा 4, खाली क्या बचेगा, t/2। नेक्स्ट 3 इंटू t/4 3t/4, कुछ भी कटेगा नहीं ना उधर। 4 इंटू t/4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, t। नेक्स्ट 5 इंटू t/4 5t/4। नेक्स्ट क्या है बोल, 6 इंटू t/4, तो 6 इंटू t/4 ये कटेगा ना, 3t/2। ऐसे ही नेक्स्ट आपको जहाँ तक जाना है आप जा सकते हो, लेकिन मिनिमम यहाँ तक निकालो चलेगा, 5t/4 तक निकालो। इसके आगे का नहीं करोगे तो भी, अगर कर दिए तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, उल्टा ग्राफ और बड़ा ही बनेगा आपका फिर। लेकिन मिनिमम आपको इतना तो निकालना है। तुम लोग क्या करते हो, टी पे रुक जाते हो, टी पे नहीं रुकने का, उससे एक स्टेप आगे कम से कम जाने का। तो ये कैसे निकाला जाता है समझा ना, चाहिए तो इसको डायरेक्ट याद रखो, 0 t/4 t/2 3t/4 t 5t/4। और अगर वो डायरेक्ट याद नहीं होता तो उसकी ट्रिक याद रखो। कहाँ से आया समझा। अब एक एक करके ये तीनों को भरते हैं। सॉरी, ये तीनों कैसे बनेंगे, इक्वेशन से। ये तीनों कैसे बनेंगे बोल, इक्वेशन से। पहला किसका कॉलम है, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x = a sin ω t। सही, इसको देख ऐसा लिख सकता हूँ मैं, a sin ओमेगा का फॉर्मूला है अपने पास 2π/t। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2π/ω। ओमेगा इधर ले ले, t उधर ले ले, क्या हो जाएगा, ओमेगा = 2π/t। तो ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया, देख ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, 2π/t इंटू स्मॉल t। तो x का ये वैल्यू आ गया ना, एक एक करके t का वैल्यू रख। सबसे पहले t की जगह 0 रख, कितना आएगा x, t की जगह 0 रखे, ये 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 0, साइन 0 0, साइन 0 कितना होता है 0, 0 इंटू a 0, तो x भी कितना है 0। सही है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है देख t की, t/4। तो t की जगह पर t/4 रख, देख क्या आएगा, x = a sin 2π/t। t की जगह क्या रखना है बेटा, t/4, t से t 2 से 4, 2 बचा, π/2, π/2 मतलब 90, π/2 मतलब sin 90 कितना होता है 1 होता है, a इंटू 1 a। तो x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस है या माइनस है, प्लस है। अब ऐसे ही t की एक एक वैल्यू आप रखते जाओगे ना तो आपको आंसर आते जाएगा, पर मैं आगे का ट्रिक से बता रहा हूँ आपको। प्लस ए आ गया ना, पहले क्या था 0, फिर क्या आया प्लस ए। अब अल्टरनेट वैल्यू आएगी, 0 प्लस ए था, 0 माइनस ए, 0 प्लस ए, 0 माइनस, ऐसा अल्टरनेट आएगी। चाहिए तो रख के देख लो, ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास, पेपर में कुछ आ रहा जा रहा नहीं तो ये सब करते बैठो। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ये आएगा। खाली 2 वैल्यू शुरू की निकालने का। कितनी वैल्यू निकालने का सर, 2 की वैल्यू की निकालते ना, नहीं, ये दूसरा वाला प्लस ए आए ना, हमेशा नहीं आएगा, कभी माइनस ए भी आ सकता है। तो अगर माइनस ए आ गया तो कैसा चलेगा, 0 पहला आया, दूसरा माइनस ए आया, आगे कैसा चलेगा, 0 प्लस ए, 0 माइनस। तो मिनिमम कितनी वैल्यू निकालनी है आपको, 2। तो हमने 2 वैल्यू निकाल लिए, 0 प्लस ए, आगे की क्या आएगी बोल, 0 माइनस ए, 0 प्लस ए। सीख गए, इजी। आप करेंगे किसके लिए बेटा, वेलोसिटी के लिए। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या इक्वेशन है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर से ये वाले ओमेगा की जगह उसका फॉर्मूला रखो, क्या फॉर्मूला है, 2π/t। ये इसकी जगह मत रखना, तो इसको ऐसे रहने दे, a ओमेगा कॉस ओमेगा की जगह क्या आएगा बेटा, 2π/t इंटू स्मॉल t। सही है। अब पहला वैल्यू क्या है t का, देख 0, तो t की जगह 0 रखो, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 2π/t इंटू 0 कितना आएगा 0, कॉस 0 1, 1 इंटू a ओमेगा, a ओमेगा। तो वेलोसिटी कितना आ गया, a ओमेगा। बस खत्म है, आगे का आपको पता है। प्लस में है माइनस में है, प्लस है। अब अल्टरनेट करते जाओ, a ओमेगा था पहले 0, फिर माइनस a ओमेगा, फिर 0, फिर a ओमेगा, फिर ये आते रहेगा। सो यहाँ 0 कैसे निकाल के दिखाता हूँ। दूसरा टाइम क्या है बोलना, दूसरा टाइम क्या है, t/4। इधर t/4 रखेंगे, a ओमेगा कॉस 2π/t इंटू t/4, t से t 2 से 4,
पाई बाई 2 मतलब 90, कॉस 90 कितना होता है 0, 0 इंटू ए ओमेगा। तो पहला पॉजिटिव था, फिर 0, फिर अल्टरनेट करते जाओ, माइनस ए ओमेगा 0 प्लस ए ओमेगा 0, आगे चाहिए तो सेम आता जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से। अभी किसकी बारी, एक्सेलरेशन की। अरे बेटा इधर लिखते हैं। What is the equation of acceleration C? A is equals to माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसमें भी वाले ओमेगा की जगह क्या रखेंगे 2 पाई बाय टी, कितना हो जाए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल। पहले क्या रखना है टाइम की जगह पर देख 0 रखो, यहाँ पर 0, 0 इंटू ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू ये पूरा 0, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 0। सही है। सेकंड वैल्यू निकालते हैं। सेकंड में टी की जगह क्या रखना है देख t/4 रखो जरा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी, इसकी जगह क्या रखना है t/4, टी से टी 2 से 4, पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर देख रहे हो कुछ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 था, ये आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। चल आगे का तुम लोग बोल 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर 0, सीख गए। ये बन गया टेबल। मार्क्स किधर किधर है सुन, ये 3 इक्वेशन बराबर लिखी है मार्क्स मिलेगा, ये टेबल बराबर बना है मार्क्स मिलेगा, ये गायब है चलेगा, ये रफ वर्क है करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी लिखते टाइम तुम लोग सब लिख के लो मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, किस पे मार्क्स से समझ में आ रहा है, ये आप रफ फटाफट करेंगे तो भी चलेगा। अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ, इतना कर लिए तो ग्राफ एकदम आसानी से बनेगा, इतना करने का तुमको समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा एक बात सुन, इधर इधर देख, इधर शुरुआत से ही चेंज हो जाता अगर यहाँ पर ऐसा रहता पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। तो जब पार्टिकल मीन से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है तब डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी नहीं आता है, माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये भी बदलता है, ये भी बदलता है, ये भी बदलता है, ये पूरा टेबल बदलता है। समझ में आ रहा है कैसे बदलता है, अभी वो भी सिखाऊंगा। पहले इसका ग्राफ कंप्लीट करते हैं। कितने ग्राफ बनाने अपने को 3, कौन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैं पहले डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, तीनों ग्राफ एक के नीचे एक बनाने का। ज़रा भी फालतू हरकत नहीं। पेज खत्म हो गया था, डिस्प्लेसमेंट इधर बनाया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वहाँ पे बनाया, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे, वेलोसिटी ऐसा, तीनों एक के नीचे एक बनाओ। जैसे टेक्स्ट बुक में कैसा उसने एक साथ बना के दिया। कैसे बनाना है सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। सबसे पहले एक स्केल लो, एक लंबी लाइन ऐसे खींचो, ऐसे एक लंबी लाइन खींचो, ठीक है ना। फिर जाहिर सी बात है वेलोसिटी वाला पार्ट क्या करना है आपको, मिटाना है। ये पेंसिल से करो ना ये सब काम, ठीक है ना। और अगर पेन से करे तो स्केल रखने का, उसकी जगह आएगी तो वहाँ पे रुक जाने, समझ। तो ये आपकी कौन सी एक्सिस बन गई लाइन से, बोलना वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस बन गई बेटा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट, सही। यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन आने वाला है, वेलोसिटी। इधर वाई एक्सिस पे कौन आएगा, एक्सेलरेशन। अभी बारी किसकी, एक्स एक्सिस की। तो ये रहा इसका एक्स एक्सिस, बीचों बीच में लेने का थोड़ा। एक्स एक्सिस पे इधर कौन, ये रही इसकी एक्स एक्सिस, कौन इधर, टाइम। यहाँ पे भी कौन इधर, टाइम। अब टाइम की वैल्यूज लेनी पड़ेगी आपको, तो ये रही ना वैल्यूज आपके साथ। 0 कहाँ होता है हमेशा, ओरिजिन पे। ये आ गया 0 आपको, ये क्या आ गया बेटा बोल, 0। अब उसके बाद और कितनी वैल्यू देख, 1 2 3 4 5 वैल्यू। तो यहाँ से देख हल्की पेंसिल से एकदम ऐसी 5 सीधी सीधी लाइन खींचने का, एक के नीचे एक, हल्की पेंसिल से एकदम, एक एच की ऐसे। तुम्हारे पास स्केल रह गया, ठीक है। 2 3 4 5, जितनी बन भी बना लो बस, 6 बनी, मैंने 6 बना ली। ये एकदम हल्की पेंसिल से करने का ही काम, ठीक है। अब लिखते सारी वैल्यूज। पहला टाइम क्या था बेटा, 0, दूसरा क्या था,
ये हमको दिखा रहा है t/4, सही। ये वाला पॉइंट t/4 दिखा रहा है, सही। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, t/2, ये रहा हमारा t/2। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा चाहिए, 3t/4, ये रहा 3t/4। नेक्स्ट t, ये रहा t। नेक्स्ट 5t/4। उसके बाद क्या आने वाला है आपको भी पता है, 6t/4। 6t/4 को सॉल्व करोगे तो 3t/2 आएगा। और आगे क्या लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो ना, कोई बड़ी बात है क्या उसमें, कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम वैल्यू की। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, +a -a, याद है कि भूल गए, एक्सट्रीम वैल्यू पढ़ाया था ना। डिस्प्लेसमेंट की एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, +a और, तो ये आया ऊपर प्लस है, जितना ऊपर +a लिए थे सेम उतने ही नीचे क्या लेने का, -a। हल्की पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइन, एकदम हल्की पेंसिल से, क्योंकि अपना लाइन वाला पेपर है ना, हम लोग उसको ग्राफ वाले पेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी ये लाइन दिख रही है आपको, ये सब हल्की पेंसिल से, खाली y एक्सिस आपका डार्क दिखना चाहिए, x एक्सिस आपका डार्क दिखना चाहिए, और ग्राफ आपका डार्क दिखना चाहिए तो ये सब पेन से बनाओ, और बाकी ये जो लाइन कर रहे हो इसको पेंसिल से बनाओ, लेकिन हल्की पेन सामने आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट बारी किसकी बेटा, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है, मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यूज a ओमेगा। तो ऊपर की तरफ क्या रहेगा बोल, a ओमेगा, नीचे की तरफ क्या रहेगा, -a ओमेगा, सही। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर, तो ऊपर क्या रहेगा +a ओमेगा स्क्वायर और नीचे, सही। अब बस बन गया ग्राफ, देख इधर देख, पॉइंट लगाते जाओ। पहला चाहिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो ये हुई ना डिस्प्लेसमेंट की लाइन, 0 पे कितना है, तो 0 पे 0 मतलब ओरिजिन। t/4 पे कितना है, a, t/4 पे प्लस है, ये रहा पॉइंट, सही। t/2 पे कितना है, 0, t/2 0, सही। -3t/4 पे -3t/4 -a, सही। t पे कितना है, t पे 0, करेक्ट। 5t/4 पे +a। अब उसके बाद क्या आने वाला आपको भी पता है, 0। इसके आगे भी आपने लिया है तो -a, फिर 0 +a, ऐसा। अब सारे ग्राफ को ज्वाइन, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ऐसा ट्रायंगल मत बनाना हिमालय की तरह, कर्व बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कर्व। तो इधर ध्यान से देखो, पहले इन तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, एक कर्व इधर मिला, फिर इन तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, एक कर्व इधर। कौन सा ग्राफ बना ये, साइनोसॉइड। ये बन गया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, इजी। अभी किसकी बारी, वेलोसिटी की। चलो वेलोसिटी के पॉइंट देखो, 0 पर कितना है बेटा, वो +a ओमेगा, तो 0 पर +a ओमेगा। t/4 पे 0, t/2 पे -, इसकी लाइन को तो आगे किए, चाड़ी बन गई। देख t/2 पे कितना है बेटा, -a ओमेगा, तो t/2 पे -a ओमेगा। 3t/4 0, t पे कितना है, +a ओमेगा, t पे +a ओमेगा। 5t/4 0, इसके बाद क्या करें, -a ओमेगा +0, क्या आने वाला है, माइनस। कंप्लीट करो ग्राफ। कर्व बनाना है, क्या बनाना है बेटा, ट्रायंगल मत बनाना, बार बार बोल रहा हूँ। जिसकी बुक में मुझे ट्रायंगल दिखा उसके तो मुंह पे ऐसा बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ, वो भी परमानेंट मार्कर से। ये बन गया वेलोसिटी का ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, कोसाइन, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। कौन सा ग्राफ है, कोसाइन, करेक्ट है। लास्ट वन किसका, एक्सेलरेशन का। देखो ये रहा एक्सेलरेशन, 0 पे कितना बेटा, ओरिजिन। t/4 पे t/4 -a ओमेगा, करेक्ट। t/2 पे 0, 3t/4 पे +a ओमेगा, 3t/4 +a ओमेगा स्क्वायर। t पे 0, 5t/4 -a ओमेगा स्क्वायर। -a ओमेगा स्क्वायर के बाद क्या आने वाला है, 0।
जोड़ो इसको। कौन सा ग्राफ है? साइनसॉइड। तो ये हो गया पहले केस का ग्राफ कंप्लीट। देखो यही 3 ग्राफ आपको वहाँ पे मिले। कैसे बनाना बेटा समझा अच्छे से? ये पूरा एकदम अच्छे से समझ में आया सबको? ठीक है। अभी सुनो जरा, कभी कभी ना तीनों नहीं पूछते, खाली बोलता है डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का बनाओ, बस एक्सेलरेशन का मत बनाओ। क्या क्या कटेगा यहाँ से बताओ? सबसे पहले तो ये वाली लाइन जाएगी, ये वाला पार्ट जाएगा इक्वेशन का, और ग्राफ खाली ये दोनों। सही? एक्सेलरेशन नहीं बोले ना, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन बोले तो ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, वो इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी पूछे टेबल पूरा बना, ग्राफ में कटौती कर देने का, जो नहीं बोला वो नहीं बनाने का, वो पगार से ज़्यादा काम हो जाएगा ना फिर। वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोला है, खाली डिस्प्लेसमेंट बनाओ। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बोला है, इन दोनों को बनाओ। डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पूछा है, ये और ये बनाओ। वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा है, ये और ये। तो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं कन्फ्यूज होना है, टेबल पूरा याद रखो कैसे करना है, यहाँ पे जो पूछा है वो करना है। और अगर तीनों पूछा है तो तीनों करना है। एक चीज़ और यहाँ पर पूछता है, नहीं करना है पूछा नहीं तो नॉनसेंस। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर पूछता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, ऑल्सो राइट डाउन योर कंक्लूजन्स। ग्राफ को देख करके आपको जो कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, जो नतीजे, जिन नताइज को आप अखज़ कर पा रहे हैं उन कंक्लूजन्स को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सबसे पहला कंक्लूजन आपको दिख रहा है कि ये पीरियोडिक ग्राफ है, बार बार क्या हो रहा है, देख रिपीट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों का ग्राफ कैसा है? पीरियोडिक। पेज नंबर 118 पर आओ, कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ, हेडिंग मिली। पहला पॉइंट पर क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ ये क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। रिपीट होते हैं मतलब क्या है? पीरियोडिक। जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक। तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। सही, पहला पॉइंट समझा। अब दूसरा पॉइंट एक आप लोग बताएंगे मुझे, इधर देख, ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज अ साइनोसॉइडल कर्व। तीसरा पॉइंट, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम इज अ कोसाइन कर्व। चौथा पॉइंट, ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज अ साइनोसॉइडल कर्व। 3 पॉइंट ऐसे मिल गए। तो उसने 2 में लिखा है इसको कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन साइनोसॉइडल है और वेलोसिटी कोसाइन। पर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व आर साइन कर्व एंड वेलोसिटी टाइम कर्व इज अ कोसाइन कर्व। सही है? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व किसका कर्व है? साइन कर्व। और वेलोसिटी टाइम कर्व किसका कर्व है? कॉस, कोसाइन का। कॉस मतलब पूरा नाम क्या उसका? कोसाइन। याद है ना, पूरे नाम बताया था मैंने, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक बोलते हैं। समझ रहे? तो ये दोनों साइन का कर्व है और ये किसका कर्व है? कोसाइन। अब आपको मेंशन करना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। जब ऐसा कर्व बनता है ना अपना, चाहे साइन का बने चाहे कोसाइन का बने, इसको 4 हिस्सों में बांट दो। कितने हिस्सों में बांट दो? 4। 1 2 3 4। तो ये एक हिस्सा 90 डिग्री का फेज दिखाता है। कितने डिग्री का फेज दिखाता है? और सर ये फेज क्या होता है? फेज पढ़ा है क्या अभी? जब पढ़ाऊंगा तब देखेंगे। ये एक हिस्सा कितने डिग्री का फेज दिखाता है? 90। तो 2 हिस्सा कितने डिग्री का दिखाएगा? 90 90 180। रेडियन में बोले तो पाई। 3 हिस्सा 90 90 90 270, 3 पाई बाई 2। और 4 हिस्सा 360, 2 पाई। समझ में आ रहा है? अब नोटिस करना, ये साइन का, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। इसके कितने आगे से चालू हो रहा है? एक यहाँ से चालू हो रहा है, देख रहे हो? पहला ग्राफ चालू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से ना। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ के बीच में इतने का फर्क है। इतना मतलब कितना रेडियन? 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2। यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2 का। सही? और नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 रेडियन बिटवीन, मिला सेम पॉइंट। अब इधर देख, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देख, इधर देख, ये इतना निकाल दोगे तो यहाँ से अलग ग्राफ चालू हो रहा है। ये देख ना, दिख रहा है? तो सेम इतने का फेज डिफरेंस है। वापस कितने का फेज डिफरेंस? पाई बाई 2। पर नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 रेडियन बिटवीन वेलोसिटी एंड
एक्सेलरेशन, सही है। अब इधर देख, इधर देख, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को देख, ये इतना पूरा गायब हुआ है तो ये अलग ग्राफ चालू है, ये इतना 90, ये इतना 90, तो पूरा मिला के कितना हुआ 180, 180 मतलब पाई। और नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। मजा आई, समझा अच्छे से। लास्ट पॉइंट इधर देख, ये जो कर्व है कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, देख टी टाइम के बाद, देखना देख इधर इधर, ये एक कर्व बना, फिर सेम टी टाइम के बाद एक बनेगा 2t, फिर टी टाइम के बाद 3t, कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है टी, इसका भी और इसका भी, दोनों तीनों ग्राफ टी टाइम के बाद क्या हो रहे हैं रिपीट। एंगल में बताना जरा, 90 90 90 90 कितना हुआ 360, 360 बोले तो 2 पाई, यानी ये तीनों ग्राफ कैपिटल टी टाइम के डिफरेंस के बाद या फिर 2 पाई के फेज डिफरेंस के बाद अपने आप को क्या कर रहे हैं रिपीट। और लास्ट पॉइंट, shapes of all the curve get repeated after 2 pi radian or after a time of capital T। सारे कंक्लूजन समझ में आए बेटा, इजी। तो कंक्लूजन कितने सारे तुम्हारे पास लिखने को, अब उधर जितना लिखने का उतना लिखो, 2 बोला है 2 लिखो, 3 बोला है 3 लिखो, 4 बोला है 4 लिखो, कुछ नहीं बोला, जितने याद आ रहे उतने लिखो। सबसे पहला कंक्लूजन है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तीनों का ग्राफ जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, किसका टाइम का। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा है साइन कर्व, और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा है कोसाइन कर्व। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ग्राफ में कितने का फेज डिफरेंस है π/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है π/2, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है। लास्ट पॉइंट, तीनों ही ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, कितने एंगल के बाद 2 पाई रेडियन, और कितने टाइम के बाद कैपिटल टी टाइम। होप इट इज वेरी मच क्लियर, समझा अच्छे से। तो ये मैंने आपको क्या कराया बेटा, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। आपका होमवर्क रहेगा पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। ये पूरा लिखो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको खाली करके घर से लाना, समझा। ये पूरा लिखेंगे अच्छे से, और ये ग्राफ बहुत अच्छे से बनाएंगे। कोई भी ऐसा चाइनीज जापानीज लैंग्वेज में बनाए ग्राफ अच्छे से बनाएंगे सब लोग, स्केल वगैरह का यूज कर, खूबसूरत दिखना चाहिए मेरी तरह।